मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ लिए? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन कर लिया था कि किस तरीके से जो है परिसंचरण तंत्र शरीर में रक्त का होता है। उसके बाद में ब्लड के बारे में अध्ययन कर लिया, हार्ट के बारे में, ठीक है, हृदय के बारे में। ब्लड का ही एक अगला पोर्शन है, उसी में ब्लड का थक्का बनना, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, थक्का बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है चोट खाते रहते हैं, तो चोट खाते हैं तो उससे ब्लड निकलता है। अगर ये रक्त का थक्का ना बने तो सारा शरीर में जो 5.5 लीटर हम लोग खाए पिए हैं, जमाए हैं ब्लड, वो सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बह जाएगा। इसलिए रक्त का थक्का बनना भी आवश्यक है। तो अब तक वैसे सामान्य रूप से हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं ना विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाता है शरीर में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन के खाली नहीं है। इसके अंदर जो है ये 4 चरणों में होता है। जो इसकी प्रक्रिया है रक्त के मतलब रक्त बनने की, स्कंदन होने की, जो क्लॉटिंग होने की प्रक्रिया है, वो 4 चरणों में मुख्यतः संपन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। तो कैस्केडिंग प्रोसेस किससे संबंधित है? रक्त को थक्का में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये कैस्केडिंग प्रोसेस हमारे जैसे ही कहीं पे मतलब स्क्रैच आता है, चोट लगती है, तो 2 से 5 मिनट के अंदर ही थक्का बन जाता है। अगर ज़्यादा समय लगे, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी चोट लगती है तो वहाँ पर दबा कर रखते हैं ना, कहीं कट गया तो 1 आध मिनट दबा कर रखते हैं कि जिससे कि थक्का बन जाए आसानी से, और उसके बाद हटा लेते हैं। फिर वहाँ पर जो है एक लेयर सी बन जाती है हल्की सी, फिर धीरे धीरे उस पपड़ी पड़ जाती है, ठीक है। तो पपड़ी पड़ जाती है, फिर ब्लड आना बंद हो जाता है। या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पपड़ी को नोच लेते हैं। जब बचपन में रहते हैं पपड़ी पड़ गई, फिर नोच लिए, पता लगा फिर से दोबारा शुरू हो गया। तो पपड़ी ही क्या है, थक्का ही बनाती है पपड़ी। तो पपड़ी पड़ना ही थक्का बनाने की प्रक्रिया है वो। तो ये पूरी प्रक्रिया कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाती है। अब ये हमने ब्लड में पढ़ा था कि जो है थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स। जो हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड के कार्पसल्स में, तो ब्लड के कार्पसल्स में कौन कौन से होते हैं? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को ही क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो जो थ्रोम्बोसाइट है, ये जब वायु के संपर्क में आता है, हमने बताया भी था कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड का थक्का बनाने में काम मतलब उपयोगी हैं। प्लेटलेट्स ब्लड का थक्का बनाते हैं। तो जब वो थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आता है, जैसे ही हमारे शरीर का कोई अंग कटा तो उसमें से क्या निकलेगा? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलेगा, हवा के संपर्क में आएगा। बाहर निकलेगा तो भी तो हवा के संपर्क में आएगा। बाहर निकलेगा, हवा के संपर्क में आएगा, तो हवा के संपर्क में आते ही वो बन जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। किस में बदल जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। यानी हवा अनिवार्य है। हवा के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। कौन सा? थ्रोम्बोसाइट, ठीक, जो कि क्या है? प्लेटलेट्स है। जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो रक्त के साथ निकल आते हैं बाहर, और वो हवा के संपर्क में आके थ्रोम्बोसाइट बन जाते हैं। अब ये थ्रोम्बोसाइट बन गया, फिर ये कैल्शियम के संपर्क में आता है हमारे शरीर में। जैसे ही थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आया? कैल्शियम के संपर्क में आया, तो यहाँ थ्रोम्बिन लिख दिया है, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट होगा। इसको सही कर लेना, थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, ठीक है, ये सही कर लेना। तो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके संपर्क में आएगा? कैल्शियम के संपर्क में आएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के संपर्क में आएगा, और कैल्शियम के संपर्क में आकर के फिर प्रोथ्रोम्बिन के साथ जो है मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? प्रोथ्रोम्बिन। और ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जाता है? हमारे प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा का मैंने बताया था, प्लाज्मा का प्रोथ्रोम्बिन भी क्या करता है? ब्लड जमाने में काम करता है। तो जैसे ही थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिल करके किसके साथ संयुक्त होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन के साथ में। किसके साथ में? तो प्रोथ्रोम्बिन का प्रो हट जाता है और क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है। तो उसका क्या बन गया? थ्रोम्बिन। तो दूसरे चरण में थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? थ्रोम्बिन का। अर्थात थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ संयुक्त होता है, और कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर के प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करता है, और क्या बन जाता है? वो थ्रोम्बिन बन जाता है। थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन के साथ
क्रिया करता है। कौन किसके साथ? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजोनिन, क्या इसको फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन प्रोनाउंसिएशन में फाइब्रिनोजेन के साथ। और फाइब्रिनोजेन क्या है? ये भी क्या है? प्लाज्मा है, पता है ना। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन होते हैं, ये क्या है? प्रोटीन है, मुख्य 2 प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन और जो है आपका प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ गया? ये है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों किसके जो है प्रोटीन है? प्लाज्मा के। तो प्लाज्मा का ये दूसरा प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन किसके साथ संयुक्त होता है? थ्रोम्बिन के साथ, और इसके साथ संयुक्त होकर के फाइब्रिन बन जाता है। तो तीसरे चरण में क्या बन जाता है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन का निर्माण होता है, फिर ये जाली बन जाता है। फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना है। फाइब्रिन कुछ इस तरीके से बन जाती है, ऐसे जालीनुमा संरचना। तो महीन जब जाली बन जाएगा तो हमारे ब्लड से, हमने बताया ना, ब्लड हमारा क्या है? कोलाइड है ना। तो ब्लड से जैसे ही इस जाली में कोलाइड आकर फंसेगा, जैसे उसमें आरबीसी आया, ठीक है, कार्पसल्स जो भी हैं, जो कण हैं, वो आएंगे इस जाली में, क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। और फंस करके जाली को क्या कर देंगे? भर देंगे, जाली को भर देंगे। तो जो जाली बनी थी वो जाली भर जाएगी, और वो जाली अब जो है एक तरीके से ऊपर से बंद हो जाएगी, ऊपर से बंद हो जाएगी। फिर नीचे से ब्लड जो आने वाला था उसको क्या कर देगा? वो बंद कर देगा, और बंद कर देगा, बस वहीं पर जो पपड़ी उपड़ी पड़ने लगी, उस जाली में ही धीरे धीरे ऊपर से पपड़ी पड़ने लगती है, क्योंकि हवा के संपर्क में आया तो पपड़ी बन गया। तो इस तरीके से जो है ये फाइब्रिन जो जाली थी ये किससे बंद हो गई? रुधिराणु से। जो रुधिराणु थे, जो कार्पसल्स थे, WBC RBC, मुख्यतः RBC वाले जो उसके कण थे, वो सब आकर के उस जाली में फंस गए। तो उस जाली में फंस करके और छिद्र को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जो ब्लड का श्रावण था वो खत्म हो जाएगा, और वही जाली धीरे धीरे करके सूख जाती है और पपड़ी बन जाती है। तो ये बन जाता है हमारा थक्का, ब्लड का स्कंदन हो जाता है, थक्का बन जाता है। तो इस प्रोसेस में ये हमारे खून का थक्का बनता है। ठीक, अब इसमें विटामिन के क्या रोल करता है? विटामिन के का ये रोल है, कहता है चलो चलो थक्का बनाओ। तो वो सबको उत्साहित करता है। विटामिन के सबको क्या कहता है? उत्साहित करता है। जैसे हम यहाँ तुम्हारे अंदर संचार करें, चलो पढ़ो, बढ़िया से पढ़ाई करो, ये करो वो करो। तो विटामिन के का काम क्या है? सबका बॉस है, सबको जो है लालायित करता है कि चलो सब थक्का बनाओ, सबका अपना अपना काम है, थक्का बनाने के लिए सबका रोल बटा हुआ है, सब अपना अपना काम करो। तो विटामिन के ये काम करता है। ठीक, तो विटामिन के साथ मिलकर के 2 प्रोटीन, कौन कौन से? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, कौन से प्रोटीन जो है थक्का में भाग लेते हैं अनिवार्य रूप से? तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और विटामिन कौन सा भाग लेता है? विटामिन के। और कार्पसल्स अर्थात रुधिराणु कौन से भाग लेते हैं? थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स भी भाग लेता है। और प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भाग लेते हैं। और अगर धातुओं की बात करें, तत्व की बात करें, तो कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के साथ में कौन मिला था? थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल गया था कैल्शियम के साथ में। तो कैल्शियम भी इसमें भाग लेता है। तो इस तरीके से इतने तत्व मिल करके ब्लड का जो है थक्का बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन अंदरवा एक पाया जाता है हिपैरिन, एक प्रोटीन और पाया जाता है अंदर शरीर के हमारे, क्या नाम है? हिपैरिन। अगर वो नहीं पाया जाएगा तो ये ससुरे सब शरीर के अंदर जम जाएंगे, शरीर के अंदर भी जमना शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब जो है अब, लेकिन वो हिपैरिन को भगवान ने ऐसा बना दिया है, भाई दोनों चीज़ बनाता है। देखो, चोर भी होते हैं तो सिपाही भी होते हैं। तो हमारे शरीर में जो है दोनों, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये सारे थक्का बनाने का काम करते हैं। अगर हिपैरिन ना होगा तो शरीर के अंदर ही जाम कर देगा, हमारी नसों को बंद कर देंगे, बहने ही नहीं देंगे। उनको तो पता नहीं ना कि हमको जिंदा रखना है इंसान को। बहेंगे, अगर जमा देंगे तो नस में से हमारे जो वेंस हैं, हमारे जो क्या कहते हैं वो सिरा और धमनियाँ, उनको अगर जाम कर देंगे तो कैसे बहेंगे रक्त? तो इसीलिए एक प्रोटीन और दे दिया है शरीर में, जिसका नाम है हिपेरिन। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? एंटी क्लॉटिंग। तो ये शरीर के अंदर नहीं जमने देता है, ये शरीर के अंदर। लेकिन अगर हिपेरिन भी बाहर निकल आता है, जब कटेगा तो ब्लड के साथ हिपेरिन भी तो बाहर आएगा। लेकिन भगवान ने कहा है कि तू जैसे ही बाहर निकलेगा, हवा के संपर्क में आ जाएगा, बस बेहोश हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। तो जैसे ये बेहोश हो जाएगा, हिपेरिन काम करना बंद कर देगा, हिपेरिन का रोल खत्म हो जाएगा। तो थक्का बाहर, ये कहते हैं कि
बेटा तुम मर गए, अब हम थक्का बनाते हैं। और अंदर ये बॉस रहता है, अंदर कौन बॉस रहता है? हिपेरिन। कहता अगर तुम सालों जमाना शुरू किया थक्का तो पीट दूंगा मैं। तो हिपेरिन सब पर हावी रहता है, इन सारी चीज़ों सारी प्रक्रियाओं पर कौन हावी रहता है? हिपेरिन, शरीर के अंदर। और शरीर के बाहर हिपेरिन जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वैसे क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो हिपेरिन क्या है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है जो शरीर के अंदर थक्का बनाने से रोकता है, शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी, लेकिन बाहर वो आकर के क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक, कभी कभी हिपेरिन हावी हो जाता है, हवा के साथ भी कुश्ती लड़ लेता है। ठीक है, तो कभी कभी ब्लड लगातार बहता रहता है। किसी शरीर का हिपेरिन प्रोटीन ज़्यादा ताकतवर है तो जो है पता चलेगा काफ़ी देर तक ब्लड बहता रहता है, थक्का बनता ही नहीं है। या ज़्यादा कट गया तो फिर कहाँ थक्का बनता? तो हिपेरिन खूब भारी मात्रा में निकलेगा। ठीक है, तो हिपेरिन का भी एक अपना एक वो है, क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी में हिपेरिन निकल रहा है शरीर के अंदर से, या बाकी सब कितने निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर साहब जो इंजेक्शन लगाते हैं कभी कभी, तो जो है इंजेक्शन में वैसे तो जो समझदार डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ठोंक ठाक करके उसमें से हवा निकाल देते हैं ना। मतलब पहले उसमें भरेंगे सिरिंज में, फिर उसमें से वायु निकाल देंगे उस करके, जब वो मतलब बूंद निकलने लगी दवा की तब घुसेड़ते हैं। और नहीं तो बहुत ऐसे अनकड़ होते हैं, वो खींचा, उसके बाद इंजेक्शन के साथ में दवा के साथ में हवा भी चली गई और घुसेड़ दिया, फिर हमारे सूजन हो जाता है। कहते हैं ज़्यादा बहुत सूज गया है यहाँ पे जो है, और फिर जो है डॉक्टर से कहते हैं ये सूज गया है। कहते हैं ठीक है तुम एक वो लिख देता हूँ, जो है ट्यूब लिख देता हूँ, उस ट्यूब को ले जाकर लगाओ तो सूजन खत्म हो जाएगा, या फिर जो है गर्म पानी की सिकाई करो। ठीक, डॉक्टर अपनी गलती नहीं कहता है कि हमने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, हवा भर के घुसेड़ दिया है, हवा भर के घुसेड़ दिया अंदर, तो हिपेरिन क्या हो गया? डेड हो गया। और डेड हो गया तो वहाँ की नसों को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, उतने नसें ऊपर की जम गई, तो वहाँ पर थक्का बन गया, वहाँ पर सूज गया, सूजन हो गया। तो बाकी शरीर भाई ब्रेन में तो लगाता नहीं इंजेक्शन तो या तो कूल्हे में लगाएगा या कहीं जो है हाथ में या किसी नस में लगाएगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ की नसें जो है मजबूत होती हैं, यहाँ के वेंस और जो है आपका धमनियाँ ये क्या होती हैं? मजबूत होती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रेन में जो है जब कभी विटामिन के कहता है अरे थक्का बनाओ, और ब्रेन में हावी हो जाता है विटामिन के और वहाँ थक्का जो है बना देता है, तो ब्रेन में नसें जाम हो जाती हैं। और ब्रेन की नसें बहुत कमज़ोर होती हैं, हमारे ब्रेन की नसें बहुत पतली होती हैं, बारीक होती हैं, तो वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं। जैसे ही वहाँ पर कहीं पर क्लॉटिंग हो गया किसी नस में ब्रेन के, तो प्रवाह खत्म हो जाएगा, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? विटामिन के सबको प्रोत्साहित करेगा, अरे बनाओ अंदर भी बनाओ, हिपेरिन को पकड़ के रखें, दावे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अंदर क्या कर देंगे? क्लॉटिंग कर देंगे ब्रेन के अंदर ही, और ब्रेन के अंदर ही क्लॉट हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आदमी मर जाता है। भाई वहाँ जो हमारी नसें हैं ब्रेन की, वहाँ तक जो है ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ कोशिकाएँ मरने लगेंगी, और हमारा ब्रेन ही सब काम करता है, सारा सबका नियंता है वही बेचारा लीडर ही मर जाएगा, तो शरीर को तो जाना ही जाना है। तो इस तरीके से जो है ये सारी प्रक्रिया जो है हमारे शरीर में जो है संपन्न होती है, जिससे कि ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो हिपेरिन जो है ये क्या है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, जो वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है, और शरीर के अंदर रहता है तो बहुत अच्छा काम करता है, इन सबको काम करने नहीं देता है, ब्लड जमाने नहीं देता है, नहीं तो ये सब शरीर के अंदर भी हावी हो जाए। और जो फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है और हिपेरिन है, इनका निर्माण होता है लीवर में। इनका निर्माण भाई लीवर बहुत, मैंने बताया लगभग 500 से अधिक गतिविधियां करता है, बहुत सारी चीज़ों को निर्मित करता है, तो इन सब का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन ये सब कहाँ निर्मित होते हैं? लीवर में निर्मित होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ब्लड का थक्का बन जाता है, या स्कंदन बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं।